So today we will be revising new chapter, that is polynomials. Polynomials बहुत ही important chapter है, not only for class 9th. ये हमेशा ही आना है 10th, 11th, 12th, yeah, whatever, unless you don't stop studying, ये chapter आता ही रहेगा. Syllabus wise बहुत कुछ नहीं है, but I am sure फिर से भूल गए होंगे mostly लोग. So let's begin. I will quickly give a summary and then we will do the questions. ठीक है, तो इसका रिवीजन वैसे एक बार हो भी चुका है if you remember, लेकिन कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है और मुझसे नहीं पढ़ा है, so it will be a good round for them. चलो, so polynomials क्या होते हैं, कोई बताएगा? What is a polynomial? How do? Excuse me, sir. हाँ निमेश, सर मेरा आपको वीडियो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. सर पता नहीं क्यों पार्टिसिपेंट्स में दिखा रहा है कि मेरा वीडियो ऑफ है. कोई बात नहीं, तो मुझे दिख रहा हो तो बाकी अपना क्लास पे ध्यान दो. आज दिन नहीं आएगी. अच्छा, तुम्हें कैसे बताया? फ्रेंडशिप हो गई सर फिर? उसने बताया था. तुम्हें बताया, मुझे तो नहीं बताया. डरती है ना सर आपसे, इसलिए. अच्छा, दोस्ती हो गई वापस? लड़ाई कब हुई थी? चलो भाई, कांग्रेचुलेशन. हाँ, तो कोई बताएगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हाट इज अ सर पॉलिनोमियल? मैं बता दूं? बताओ मुस्कान. सर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स होल नंबर होते हैं. वेरी गुड. ऑफिस से देखा अभी? नहीं सर, कसम से. पूछ रहा हूँ. इट्स वेरी नाइस. मैं देखता हूँ बहुत सालों से कि लोगों को डेफिनेशन 11 12 तक नहीं बता पाते. 9th वालों को भी मैं 3-4 बार बताता हूँ, फिर भी अभी भी आधे लोगों को वैसे याद नहीं होगी, लेकिन चलो अभी मुस्कान ने बता दिया है तो अब याद आ गई होगी. जिन्हें नहीं याद है अभी फिर से सुन लें कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं. द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. वेरिएबल्स की पावर जिस एक्सप्रेशन में होल नंबर होगी उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, सिंपल है. नाउ नेक्स्ट वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. उसके पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल याद है सबको क्या होती है? What is degree of polynomial? The highest power. Of सर हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल. वेरिएबल बोला करो, सोचिए. हाईएस्ट पावर तो अगर नंबर की भी आ जाएगी तो वो थोड़ी ना डिग्री हो जाएगी. इफ आई राइट इट लाइक दैट, x to the power 4 plus 3x square plus 7 to the power 20, so degree of this polynomial will be 4. 4, not 20, क्योंकि ये तो एक नंबर है. इट्स नॉट अबाउट द पावर. So highest power of variable in a polynomial is known as degree of polynomial. फिर polynomial का क्लासिफिकेशन आता है. So they are classified on two bases. One on the basis of number of terms, ये छोटे बच्चों वाला क्लासिफिकेशन है, और दूसरा on the basis of degree. So on the basis of number of terms they are, याद है सर? मोनोमियल, बाइनोमियल, monomial, binomial and trinomial. Monomial means the polynomial which has only one term. Binomial means 2 terms. Trinomial means 3 terms. एंड उसके आगे मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही हमारी बुक में मेंशन. ऐसे तो नाम चाहोगे तो आते जाएंगे, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, बट ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिग्री. वो याद है किसी को? सर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. Sir, linear, quadratic and cubic. लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. अब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. उसी से वहीं से लीनियर इक्वेशन तुमने देखा होगा. पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होता है. इक्वालिटी का साइन लगा दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनी एक्सप्रेशन में इक्वल टू समथिंग लिख दोगे, इक्वल टू 0 और एनीथिंग इक्वल टू, so they will be linear equation, quadratic equation, cubic equation. ठीक है. कुछ स्पेशल बातें ध्यान रखने की थी, जैसे कांस्टेंट. कोई कांस्टेंट नंबर होता है, इज दैट आल्सो अ पॉलिनोमियल? 8, इज दैट अ पॉलिनोमियल? Yes sir. Okay, if this is a polynomial, so how do we define the degree of this polynomial? What is the degree of this polynomial? 0. 0. Very good.
देखो हम कांस्टेंट नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री 0 होती है। ऐसा नहीं, कोई रीजन नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8x to the power 0. So highest power of variable is 0. That's why its degree is 0. कोई नंबर है 13, उसको लिख सकते हैं 13x to the power 0. So this is a constant polynomial whose degree is 0. एक और स्पेशल पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट में सारे कांस्टेंट आ जाते हैं, कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि इंटीजर ही हो, नेगेटिव हो, रूट में हो, फ्रैक्शन हो, दे ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 0. 0 इज अ स्पेशल पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को नाम ही है उसका जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस? जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या डिफरेंस होता है? डिग्री नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। जीरो को हम 0x to the power 0 लिख सकते हैं, बट जीरो को हम ये भी लिख सकते हैं 0 into x to the power 10, 0 into x to the power 3. So in that case we cannot tell कि यार क्या डिग्री होगी इसकी. That's why degree of zero polynomial is not defined. ठीक है, सिंपल है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, just fan on कर देना। Okay, so next thing is value of polynomial at a point. तो value of polynomial क्या हो जाएगी कि उस polynomial में अगर हम variable की जगह कोई value डाल देंगे, so we will get the value of polynomial at a particular point. तो कोई polynomial जब हम लिखते हैं तो उसका कोई particular नाम रख देते हैं, usually हम उसको px बोलते हैं। p is the name of polynomial, x is representing कि वो x variable में है। polynomial में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, इट्स ऑल पॉसिबल। ऑल हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला है, तो इसीलिए px लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है 2x + 3, या कोई पॉलिनोमियल है, इसको दूसरा नाम मैं q रख देता हूँ, qx = x² - 2। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो x तो वेरिएबल है, हम डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, सो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ polynomial at those particular points. So px = 2x + 3, कोई बोल दे find the value of this polynomial at x = 2, मतलब x में 2 डाल दो। उसको हम पढ़ते कैसे हैं, p of 2 = वैल्यू डालेंगे 7 आ जाएगा। p of -3 निकालो, तो x में डाल दो -3, तो हो जाएगा -3 आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, सपोज हाफ पे, तो p of हाफ या p1/2 बोल देंगे उसको, दैट इज इक्वल टू 4। निकाल लोगे वैल्यू, सिंपल है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कहीं कोई डाउट हो छोटा मोटा पूछ लेना। वी आर क्लोज टू द एंडिंग ऑफ सेशन, तो भी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके डेफिनेशन समझने में थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, कोई एक्सप्लेन करेगा what does it mean by zeros of a polynomial? कोई है who can explain? Anushka? Sir, the value of x with which the value of the polynomial will be 0. ठीक है, शिवांग तुम ये बता रहे थे? Yes, sir. ठीक है, the value of variable for which value of polynomial becomes 0 is known as zeros of the polynomial. कि x की क्या वैल्यू डालें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं px = 2x - 5, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? कई बार लोग भूल जाते हैं और कह देते हैं x = 0, इसका 0 होगा। 0 0 हो भी सकता है कि 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब 2x - 5 की वैल्यू 0 आ जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x = 5/2 आ जाएगा।
पी ऑफ अगर हम 5/2 निकालेंगे तो वो 0 आ रहा है। देखो 5/2 डालोगे तो 5 - 5 0 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 5/2 5/2 इसका 0 है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कई बार हमें पॉलिनोमियल के 0 निकालने होंगे। यूजली वो क्वाड्रेटिक का पूछता है, जिसमें हम स्प्लिटिंग द वैल्यू टर्म यूज कर लेते हैं। सबको यूज करना आता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लास 8 से हम सीख रहे हैं। x² - 5x -14 कहेगा फाइंड द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टराइज कर लेंगे पहले, x - 7 x + 2 और देख लेंगे ये 0 कब होगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो ये वाला नंबर 0 हो जाए या फिर ये वाला नंबर 0 हो जाए, कोई भी 0 हो जाए इनमें से। तो अगर x - 7 0 हो गया मतलब x = 7, x + 2 0 हो गया, इसका मतलब x = -2। So these are zeros of this polynomial। समझ गए? Yes, sir. कई बार हमें हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम तुक्का मार के या अपने गेस वर्क से लगाएंगे कि देखो कहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। अगर हमने ढूंढ लिया तो दैट विल बी हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हमने ऐसे रख के देखा है, पता नहीं था, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ लेंगे, ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट जो आता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सिलेबस से इनके प्रूफ हट गए हैं। प्रूफ वैसे भी पूछे नहीं जाते थे, तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। बहुत वैसे मोस्टली बच्चे नहीं करके जाते थे, इसलिए आता भी नहीं था, इसमें बहुत प्रेशर भी नहीं देता था। लेकिन इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, और सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे और फैक्टर थ्योरम पे। दे आर वेरी इजी। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, किसी को याद है क्या? किसी को याद है रिमाइंडर थ्योरम? किसी को नहीं याद है? ओके, बिफोर दैट एब्सेंटीज कौन है आज? कोई कुछ नाम बताएंगे? पलक नहीं, बट उसने इन्फॉर्म किया था। और कौन गायब है? जल्दी नजर घुमाओ और बताओ मुझे। किसी को नहीं दोस्त याद आ रहे हैं? जेन, चलो जेन ने बताया था, मान लेते हैं। फिर भी आई गेस 3 लोग और गायब हैं। सर अपूर्वा। पूर्वा तो है। Sir, मैं कैसे सर दोस्त? नमन नहीं है। कौन? Sir Aisha. सर नमन। कौन है? आयशा नहीं है, ठीक है। और सर नमन है, वो अपने आराध्या वाले नाम से। देख लिया। और श्रेय नहीं है ना? श्रेय, आयशा, आई थिंक वन मोर, आई थिंक यही दोनों नहीं। ठीक, चलो। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम कहती है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल होता है। अननेसेसरी इसमें मार्क्स चले जाते हैं, लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है px इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बेसिक चीज है, तुम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि ग्रेटर देन 1 ही होगा, तभी काम चलेगा। If px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and it is divided by a linear polynomial, this theorem is only valid। पहले तो रिमाइंडर से रिलेटेड है, मतलब कुछ डिवीजन का काम होगा तभी तो रिमाइंडर आएगा। So if a polynomial is divided by a linear polynomial, उसको हमने x - a लिख दिया है। Although linear polynomial इस फॉर्म का भी हो सकता है, ax + b, ये भी तो linear polynomial है। Agreed? Yes, sir. सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि if px is a polynomial and if it is divided by a linear polynomial x - a, then p of a gives us the remainder। इतनी सी चीज है कि px में p of a हमें हमेशा रिमाइंडर देगा। ऑब्वियसली किसका? अगर पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड किया जाए। अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ x की जगह पर a डाल दिया है। और a एक्चुअली में क्या है?
जिससे डिवाइड किया है, क्या उसका जीरो है? x माइनस ए पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? व्हाट विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस ए? x इज इक्वल टू a। यही तो होगा। तो बेसिकली जो हमने वैल्यू x के लिए में पुट किया वो क्या थी? जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया उसका जीरो था। ठीक है, तो देखो वर्किंग मेथड हम क्या समझ गए कि जिससे भी डिवाइड किया हो उसको इक्वल टू जीरो रख दो, जो वैल्यू आ रही वही हमें पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो ये कह दे कि एक पॉलिनोमियल है px which is suppose x square minus 10x plus 8. This is divided by, इसके दो तीन पार्ट कर लेते हैं हम। It is divided by x minus 1 divided by 2x plus 3 divided by x divided by x plus 3 divided by minus x plus 5. चलो, now if you want to find the remainder, देखो सारे जिससे डिवाइडेड बाय मैंने क्या है, क्या वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर है ना? तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है दैट इज ओनली वैलिड व्हेन वी डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। रिमाइंडर कैसे मिलता है? x के जगह पर a डाल देने पे, p ऑफ a। तो पहले पार्ट के लिए बताओ रिमाइंडर क्या देगा? सीधा आंसर p ऑफ समथिंग बोलना है तुम्हें। रिमाइंडर कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा हमें? p ऑफ 1 x माइनस 1 से किया, देख लो ये जीरो कब होगा? x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल 1 डालना है, बस 1 डालोगे तो माइनस 1 आएगा। मतलब अगर हम अपने पॉलिनोमियल px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस 1। ठीक है, सेकंड वाले में बताओ कैसे मिलेगा रिमाइंडर? -3/2। ऑफ -3/2। हमें ये देखना है कि ये जीरो जिससे डिवाइड हो रहा है वो जीरो कब होता है। देखेंगे तो x इज इक्वल टू -3/2 आया। डालेंगे तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 9/4 और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 8 कैलकुलेशन हो गया 23 इंटू 9 हो गया 207, नहीं 23 इंटू 4 करना, 92 प्लस 9 101/4। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट था कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। p ऑफ -3/2 विल गिव अस द रिमाइंडर। सोचिए आ रही बात समझ में? यस सर। चलो थर्ड में बताओ क्या आएगा रिमाइंडर, क्या पुट करने पे? 0 रिमाइंडर होगा p ऑफ 0। जब पूछा रिमाइंडर क्या होगा सीधे बोलो p ऑफ दिस, p ऑफ 0। x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। फोर्थ में बताओ कैसे आएगा रिमाइंडर? p of -3 ऑफ -3, x में डाल दो -3 तो आ जाएगा 30 और 9, 39 और प्लस 8 47। फिफ्थ में कैसे आएगा? p ऑफ 5. 5। जो कि जो भी है अपना निकाल लेना। समझ गए रिमाइंडर थ्योरम का यूज? समझ गए? यस सर। यस सर। इसी में क्वेश्चन घुमाता है, देखो मोस्टली क्वेश्चन इसी फंडे पे बनते हैं। क्वेश्चन घुमा कैसे देगा? क्या एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस bx बोल देगा, 10 नहीं लिखा है। कह रहा है इसको हमने डिवाइड किया है x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर आ रहा है -1। तो बताओ b की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो अगर हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। p ऑफ 1 पूरा बोला करो, p ऑफ रिमाइंडर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर आ रहा है -1, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ 1 -1 होगा। सब क्वेश्चन समझ गए थे? क्वेश्चन था एक पॉलिनोमियल है हमारा x स्क्वायर ये वाला माइनस bx प्लस 8, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो हमने कहा अगर x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? -1 वो तो वैल्यू हो गई बाय रिमाइंडर थ्योरम, इट शुड बी p ऑफ 1। ये तो रिमाइंडर होगा। यस सर। और इसकी वैल्यू दे रखी है -1, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, p ऑफ 1 शुड बी -1। p ऑफ 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस b प्लस 8 इज इक्वल टू -1। समझ गए? p ऑफ 1 निकाला हमने और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 10। समझ गए? किसी को इशू तो नहीं आया इसमें? ये क्वेश्चन देखो उल्टा बना दिया कि रिमाइंडर भी दे दिया, ये जिससे डिवाइड किया वो दे दिया, लेकिन गिवन एक्सप्रेशन में एक वैल्यू गायब कर दी। ये हमने वही है
रिमाइंडर थ्योरम ही लगाई है, पी ऑफ 1 ही लगाया है, ऑलरेडी बस वैल्यू वो पता थी, पिछली बार में निकालनी थी। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। No, sir. नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम इज नॉट अ न्यू थिंग, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अभी बताओ किसी पॉलिनोमियल को या किसी भी नंबर को अपने फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि px is divided by x minus a, या मैं फिर से रिफ्रेम कर रहा हूँ कि if x minus a is a factor of px then p of a is equal to 0. Obviously we know p of a क्या देता है हमें? p of a क्या देता है हमें? रिमाइंडर देता है। अभी उसने खुद ही स्टेटमेंट कह देखिए अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो तभी कह दिया गया है कि if x minus a is a factor of px then p of a is 0। उसी से तो बन रहा है भाई, अगर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वही लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टेटमेंट को दूसरे साइड से भी बोलते हैं। दूसरा साइड क्या हो गया कि इफ p ऑफ a is 0, तुमने हिट एंड ट्रायल किया, तुमने तुक्के मार के नंबर डाले और किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, सो नाउ यू नो p ऑफ a 0 आ रहा है, दैट मींस x माइनस a मस्ट बी अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम में दो तरह से स्टेटमेंट है कि अगर तुम्हें उल्टा मालूम चल जाए कि p ऑफ a 0 आ रहा है, तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि यार p ऑफ a तो रिमाइंडर होता है, अगर p ऑफ a 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस a फैक्टर होगा। ध्यान रखना, रिमाइंडर नंबर होता है और फैक्टर एक्सप्रेशन होता है। x माइनस a इज एन एक्सप्रेशन, 0 इज अ नंबर, या जो भी p ऑफ a आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, रिमाइंडर में हमेशा नंबर आएगा और फैक्टर में हमेशा एक्सप्रेशन आएगा। फैक्टर को कभी ये मत लिख देना कि 5 इज अ फैक्टर, 7 इज अ फैक्टर, ऐसा नहीं आएगा। फैक्टर आएगा तो x माइनस 7, x माइनस 5, ठीक है? Yes, sir. यस सर। उसके बाद आई थिंक इस चैप्टर में तो सिर्फ वही बचा है, डिवीजन। सर आइडेंटिटी साइलेंट डिवीजन भी तो है ना इस चैप्टर में, नहीं है? डिवीजन ऑफ यस सर है। है सर। डिवीजन तो इजी लगता होगा तुम्हें क्योंकि लीनियर से ही डिवीजन है इस साल से। फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मान लो हमें डिवाइड करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन करना है, तो मान लो 2x + 3 से डिवाइड करना है। इजी एग्जांपल लें डिफिकल्ट लें? डिफिकल्ट सर। सर मॉडरेट। मॉडरेट कुछ नहीं, हम डिफिकल्टी होगा 5x स्क्वायर, बहुत डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल वाला डिफिकल्ट। 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11, ठीक है? तो प्रोसेस क्या है, हमेशा देखो पहले तो दोनों ही एक्सप्रेशन को, दोनों मतलब डिविडेंड एंड डिवाइजर, दोनों को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लो। मोस्टली वो ऑलरेडी होते हैं, कभी नहीं है तो कर लो। देखो पावर में लिखा है 2 1 0 और उधर भी पावर 1 है और फिर पावर 0। देन जो हाईएस्ट डिग्री टर्म हो डिविडेंड का, उसको डिवाइड कर लो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से। जो भी आ रहा है दैट विल बी आवर कोशिएंट, द टर्म ऑफ कोशिएंट। तो यहाँ पर आ गया 5/2x, मतलब हमारे कोशिएंट में सबसे पहले क्या आएगा 5/2x, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे डिवाइजर से तो आ जाएगा 5x स्क्वायर। पहला टर्म जो भी स्टेप चल रहा हो, पहला टर्म हमेशा सेम आएगा, यही सही प्रोसेस है। नेक्स्ट इज 15/2x, ठीक है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने कुछ लोग साइन चेंज करके याद रखते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है। ये हमेशा कैंसिल होगा पहला टर्म, इससे ही तुम समझोगे कि हाँ तुमने सही किया हुआ। 8x माइनस 15/2x करोगे तो x/2 बचेगा, x/2 और -11 तो वहीं का वहीं कैरी हो गया। फिर से सेम स्टेप, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो बचा है यहाँ पर x/2 बचा है, डिग्री टर्म, इसको डिवाइड करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से, मतलब 2x से। तो क्या आ गया, x से x तो कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। तुम्हारा नेक्स्ट टर्म क्वोशिएंट में क्या आ गया 1/4, ठीक है? फिर पूरे से मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा सेम बनेगा, 1/4 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे x/2 आएगा,
प्लस 3/4। फिर से वही काम, सब्ट्रैक्ट, ये तो कैंसिल होगा, हमेशा होगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा माइनस 47/4। यहाँ पर हम बंद हो जाएंगे। बंद कब होते हैं? जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम हो जाती है डिग्री ऑफ डिवाइजर से। हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज है, डिग्री 1 से डिवाइड करने को आता है, तो बंद हमें कब करना है? जब डिग्री 0 आ जाएगी, मतलब जब कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ ओनली रिमाइंडर इज आस्क्ड। ध्यान रखना, कई बार लोग भूल जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ना यूज करके पूरा डिवाइड करते रहते हैं। ध्यान रखो, रिमाइंडर थ्योरम इज यूजफुल टू फाइंड द रिमाइंडर ओनली। क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया है, यू डोंट नीड टू डू द डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर बाय चांस क्वोशिएंट पूछा गया है, रिमाइंडर थ्योरम वोंट हेल्प यू, इन दैट केस यू हैव टू डू द एक्चुअल डिवीजन। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट थिंग इज आइडेंटिटीज। उसमें से लास्ट वाली हटा दी गई जो तीनों क्यूब वाली थी, ऑल्दो इजी थी वो। एनीवे, आइडेंटिटी सबको याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर। आई थिंक ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, सबको याद होनी चाहिए, बहुत पहले से पढ़ लें। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो नया अभी आया था दैट वाज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। याद है सबको? दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. Next is a cube, a plus b whole cube. याद है ये a cube plus b, प्लस बी क्यूब दो प्लस तरीके, 3x। ठीक है, वो भी सही बोला, दो तरीके, 3ab इंटू a plus b लिख लो, या फिर 3a square b plus 3ab। 3ab स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा, बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा। इसी तरह होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को होल क्यूब में और अलग क्यूब में, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। एक में होल क्यूब है और एक में टर्म बाय टर्म क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है, प्लस माइनस का इसमें उल्टा होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब में प्लस a भी आता है। ठीक है, एंड लास्ट वन जो हमारे सिलेबस से हट गई, फिर भी हम देख लेते हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता था? a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था जो आगे भी काम आता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। इन दैट केस a क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? क्या वो 3abc? दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यही मोस्टली टाइम पूछा जाता था। ठीक है, याद आ गई सारी आइडेंटिटीज? अब याद करने में इशू नहीं तुम लोगों को, मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं। इशू आता है जब फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन आता है, उल्टा क्वेश्चन होता है। उल्टा क्वेश्चन करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार बच्चे कहते हैं समझ में आता है कौन सी आइडेंटिटी आएगी, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि कौन सी आएगी इफ यू जस्ट एक्ट लिटिल बिट स्मार्ट। जैसे मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे यू विल बी एबल टू टेल की कौन सी आइडेंटिटी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी फॉर दैट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आना होगा, इस तरह से राइट साइड वाला लिखा होगा और हमें फैक्टराइज करके लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ठीक है, इफ देयर आर 4 टर्म्स, तो कौन सी आइडेंटिटी बची? a plus b whole cube and a minus ये दोनों इसमें तो 4 टर्म्स है, 1 2, और या मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4। देयर आर 4 टर्म्स, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। सारे प्लस है तो a प्लस बी होल क्यूब, और बीच में कुछ माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब। जस्ट नीड टू चेक a और b क्या है, दैट्स इट। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन लेफ्ट टू राइट होता है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो तुम कर सकते हो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सिर्फ ये होल क्यूब वाले में हो जाता है, तो ध्यान रखना कि 4 टर्म है तो a प्लस बी होल क्यूब होगा या a माइनस बी होल क्यूब। अनदर थिंग, इस वाले में होल स्क्वायर वाले में प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कई बार बीच में कुछ माइनस लगे होते हैं, यहाँ पर हो सकता है माइनस हो, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, अगर तुम्हें याद हो कि देख लो कि हमेशा 2 टर्म में माइनस होगा कि नहीं, 2 में होगा।
कि देख लो कि इन दो टर्म में माइनस है और उनमें कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पर BC, बताओ क्या कॉमन है दोनों में? C। दैट मीन्स नेगेटिव साइन C वाले के साथ आ जाएगा। जब तुम फैक्टराइज करोगे तो A को A लिखना, B को B लिखना, यहाँ पर -C लिख देना। क्वेश्चन करेंगे अभी सब हो जाएगा क्लियर। बात समझ गए? तो दैट Yes, sir. इज ऑफ होल चैप्टर। इस चैप्टर में किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो पूछो। एनीथिंग? सर वो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होते थे ना सर, अंडर रूट वाले, 3√2 सर -2 का फैक्टराइज करो सर। ये स्प्लिटिंग टर्म की बात कर रहे हो तो? नहीं सर, एनसीईआरटी के सर फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। उसमें स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है किसी और किस? नहीं सर, फैक्टराइज करना है सर उसे। स्प्लिटिंग में फैक्टराइजेशन ही है। सर मैं एक बार बता दूं। बेटर रहेगा, क्वेश्चन देख लो और सर बता एक दो। मिनट हाँ, सर, एक मिनट क्वेश्चन लेके आना। ठीक है। बाकी क्या सारे लोग एग्जाम्पल खोलो। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस और लेट्स सी, करना शुरू करो। वी हैव हाफ एन आवर। चलो 1 to 1 to 1 to 1 to 6 करो, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 स्टार्ट डूइंग इट। ओके शिवांग। सर जैसे कि सर हमें 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट दे रखा है सर, 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p दो भाई। 27p³ -1/216 माइनस 1 अच्छा 1/216 ठीक है। -9/2p² ठीक है प्लस 1/4p। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको देख कर तुम्हें कुछ याद आया? सर 4 टर्म है तो सर हाँ, a क्या प्लस होगा? b³ a प्लस बी होल क्यूब होगा या a माइनस बी होल क्यूब होगा? बताओ, a प्लस वाला है कि माइनस वाला? सर माइनस वाला होगा। माइनस वाला। तुम्हें सिर्फ a और b ढूंढने हैं। ये a क्यूब होगा, ये b क्यूब होगा। बताओ a क्या होगा, किसका होल क्यूब है ये? हमेशा सर a 3 क्यूब का। होता है पूरे किसी एक नंबर का क्यूब। हाँ, किसका क्यूब है ये? सर 3 का। 3p का होगा ना, p 3p क्यूब का होल। 3p होल क्यूब। अच्छा, और ये 216? सर 6 का क्यूब 1/6 का। a माइनस बी होल क्यूब में क्या पहले दो टर्म a क्यूब माइनस b क्यूब होते हैं? यस सर। हो गया बस। a माइनस बी होल क्यूब होता है तो a माइनस b होल क्यूब हो गया फैक्टराइजेशन। ओके सर। ठीक है, दिखाने के लिए ये भी दिखा देंगे कि ये 3a² भी है। बस तुम लिख देना, तुम्हें a और b ऑलरेडी पता है, इसको ऐसे लिख दो 3a² b। चेक करने की जरूरत नहीं है, फिट हो रहा होगा। अगर इसकी कैलकुलेशन हम खोलेंगे तो यही आ रहा होगा 9/2p²। ठीक है, और यहाँ ओके लिख सर। देंगे 3ab²। फॉर्मूला तो याद ही है ना, a और b मिल गए, बस फॉर्मूला में फिट कर देना है उसको। a और b² 1/6²। क्या लिख देंगे? कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6 होल। समझ गए सब? तो हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी भी नहीं पड़ी, दिखाना भी नहीं पड़ा, ज्यादा दिमाग भी नहीं खपाना पड़ा और आंसर निकल गया। ठीक है, सबसे पीछे कौन चल रहा है? मतलब 8 तक सबके हो गए हैं आई गेस। Yes, sir. ठीक है, 13 तक आराम से हो जाएंगे, कर लो। अभी इस जल्दी के चक्कर में कई लोग फिर ट्राई नहीं कर पाएंगे। वी आर डिस्कसिंग टिल 11 ओनली, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। So question number 4. फिफ्थ से पहले किसी का डाउट? सर एक बार थर्ड बता दीजिए। थर्ड से पहले किसी का डाउट? कंफ्यूजन है। 1 2 में किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर।
क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखो, रूट 2 इज अ कांस्टेंट। लगे कि यार रूट 2 कैसे डिग्री हो गई, रूट 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 0 होती है, 0 के अलावा 0 की नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर अथर फर्स्ट में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आ गया था, ये 9th का सिलेबस है लेकिन 10th में आ गया था और बहुत लोगों गलत हो गया था क्योंकि वो भूल गए थे 10th में, 10th के सिलेबस में नहीं होता कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो चांस की बात है, अच्छे से पढ़ना। देखो पहले वाले में देखोगे, पहले ऑप्शन में तो सेकंड टर्म में अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ऊपर लिखेंगे Yes, तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, yes, ये sir. होल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी देखोगे तो x की रूट के अंदर x है, मतलब पावर 1/2 व्हिच इज नॉट अ होल नंबर, तो 2 भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन 4 देखोगे तो दैट इज नीचे x है और वो प्रॉपर डिग्री नहीं, जैसे हमें पावर होल नंबर चाहिए, अपॉन में है, ऊपर लाओगे कुछ कुछ बनेगा, डिवाइड करने के बाद अगर लिखेंगे तो वो नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज विजिबल कि यार नहीं है ये। सी ऑप्शन में अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो न्यूमरेटर में पावर है 3/2 और डिनोमिनेटर में है 1/2, डिवाइड करने में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। तो सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, दोनों ही होल नंबर है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है कि डिग्री क्या होगी, तो देखो कंफ्यूजन में 5 लिख सकते हैं, लेकिन 5 वाले टर्म में 0 आ गए, तो वो टर्म थोड़ी ना 0 into समथिंग तो 0 होता है, 4 ऐसे। तो ऑफ कोर्स डिग्री 4 होगी सूची, क्योंकि जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों में 0 into समथिंग है, तो उसकी वैल्यू तो 0 है, तो वो टर्म तो सिर्फ दिखाने के लिए, एक्चुअली में वो कुछ है थोड़ी ना, 0 ही तो लिखा हुआ है। सर मुझे लगा वो वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल तो है x, लेकिन इंटू 0 कर दिया तो फिर तो कुछ भी लिख दो आगे, इंटू 0 के बाद तो उसकी वैल्यू कुछ बचेगी नहीं ना, लिखा यस सर। वेरिएबल है वो, लेकिन एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा ना हमें। जैसे 10/2 को लिख दे, कहते होल नंबर है कि नहीं है, तुम कहोगे यार लगा फ्रैक्शन है, लेकिन सिंप्लीफाई करके देखोगे तो होल नंबर ही आएगा ना। ठीक है, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर आई थिंक नेक्स्ट 5 पूछा है अपूर्वा ने। 5 तो इजी है, पी एक्स कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1, कह रहा है पी ऑफ 2√2, जो भी पूछ रहा हूँ एक्स की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, 2√2 2√2 डाल दो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 स्क्वायर मतलब 2√2 into 2√2। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 2√2 into 2√2, 2 into 2 4 हो गया, √2 into √2 2 हो गया, 4 into 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ये बिना सॉल्व के भी हो सकता है, अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हो गया -2√2 into 2√2 हो गया, एक्स में वैल्यू डाल दी। देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, क्या सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएंगे, तो अगर तुम 8 नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 - 8 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा आंसर। ठीक है अपूर्वा, ठीक है, यस सर। जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट आउट सर क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा px is equal to x plus 3 then px plus p of -x। कॉन्सेप्ट वही है, ऑल्दो तुम्हारे लिए ये नई चीज है देखने में। कह रहा है कि बताओ क्या होगा px plus p of -x, क्या मतलब है इसका, px आपको पता है कि x plus 3 हो जाएगा, p of -x का मतलब क्या हुआ, p of 2 का मतलब क्या होता है, p of 2 का मतलब क्या होता है, x is equal to -2 x की जगह पर 2 डाल दो। तुम क्या बोल रहे हो मनस्विनी, x इक्वल टू -2, मैंने क्या पूछा है, एक वर्ड का तुम लोग पता नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पा रहे हो। p of 2 का मतलब यही तो लिखा हुआ है p2, मतलब जहां जहां x लिखा था वहां 2 डाल दो, है ना। मैं इतने इसीलिए कह रहा हूँ बोलना सीखा करो, इसको बोला करो ऐसे ही, लेकिन तुम लोग सुनने को तैयार नहीं हो। एनीवे तो ऐसा बोल रहा हूँ p of 5 क्या मतलब है इसका, सर x की जगह 5। p of a, x की जगह a, p of -√2, x की जगह -√2, p of -x,
x की जगह माइनस x जगह माइनस एक्स, पहला जो x लिखा था वहां माइनस एक्स लिख दो, प्लस 3। x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, ये और ये कैंसिल, आंसर हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट 8, 9, 10 नो सर। किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10? ओके ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई होप सबको इसमें कॉन्सेप्ट भी दिख रहा होगा और करने में भी कोई टाइम नहीं लग रहा होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के 21 तक 7-8 क्वेश्चन ही है विच विल हार्डली टेक 5-6 मिनट्स, वो होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और चाहना तो एक बार बुक से थ्योरी पढ़ लें, दैट विल मेक इट मोर क्लियर। नहीं प्रैक्टिस तो होगी तो सब कवर हो ही जाएगा, कोई टेंशन की ऐसी बात, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye.